हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब के लिए साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो साल 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछा गया था। उसका जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव सेशन को पूरा देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, 26-27 में, उसमें किस तरह के प्रश्न रहेंगे। मतलब 2025 में जैसा पूछा है उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर सीधे। क्या है प्रश्न हमारा? तो साथियों देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया था 2025 में। पहला प्रश्न है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मतलब आवर्त सारणी वाला चैप्टर से पूछा गया है। तो आप लोग आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं कि तत्वों को जो है कि परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखा गया था मोज़ले के द्वारा। मतलब 3 लोग, इससे पहले भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी में मतलब तत्वों को सजाने के लिए कोशिश किया था अपना अपना, लेकिन मोज़ले का जो आवर्त सारणी है वो अभी चल रहा है, अभी सही से बनाया था उन्होंने। मतलब तो देखते हैं आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है हमारा। क्या है पहला प्रश्न साथियों? कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। पहला प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है। ठीक है, तो आप लोग देखिए आवर्त सारणी से क्वेश्चन आपको आएगा, आवर्त सारणी वाला ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। तो अगर आपको पूछ देगा एक सवाल कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। वहीं पर अगर आपको पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, तो मोज़ले को कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया गया था, तो तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या है मेरा कि मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह में, कौन से समूह में आते हैं। एक बात और भी आप जानते हैं, जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको समूह कहा जाता है। समूहों की संख्या 18 होती है। और इस तरह से जो पंक्तियाँ होती है, 36 पंक्तियाँ, जिसको आवर्त कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम कौन सा समूह में है, तो मैग्नीशियम जो है समूह 2 का तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। देखिए आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियाँ होती है ना, इस तरह से जो पंक्ति होता है उनकी संख्या 7 होती है। कितना? 7 पंक्तियाँ होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अगर आवर्त पूछा है ना, 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, उसकी संख्या क्या होती है, 7 होती है। और इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है बना हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं समूह, ग्रुप कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न क्या है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिससे आप लोगों को ये भी अंदाज लग जाएगा कि हम आपकी तैयारी किस तरह से है और किस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और कहाँ कमी है नहीं है, उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। चलिए आगे तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, पढ़िए, आप लोग कमेंट भी देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है नहीं है। तो क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। मतलब पुराने ज़माने में ना जल को जमा करके रखते थे। ठीक है, तो कट्टा बना करके रखते थे, या कुल्ल बना करके रखते थे, या डगवेल बना करके रखते थे, या इरिस बना करके रखते थे। आपको बताना है। देखिए पुराने ज़माने में जल को संचयन करने का, मतलब जल को जमा करके रखने का उपाय था, बहुत सब उपाय था। गड्ढा, ज़मीन में गड्ढा बना करके कुआं खोद करके रखता था, छत के ऊपर जो है जल को रखा जाता था। तो ये सब विधि के द्वारा जल को संचयन, जल का संचयन किया जाता था, मतलब जल को इकट्ठा करके रखा जाता था। कट्टा के द्वारा भी किया जाता था, डगवेल के द्वारा भी किया जाता था, कुल्ल के द्वारा भी किया। इरिस जो है ना, जल जमा करने का कोई विधि नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जल जमाओ, यानी कि जल संचयन, जल को इकट्ठा करके रखने का कौन सा प्राचीन तरीका नहीं है, कौन सा विधि के द्वारा जल को इकट्ठा करके नहीं रखा जाता था, तो इरिस होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इरिस ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न को, क्या प्रश्न पूछा गया था 2025 का मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में। पढ़ते हैं प्रश्न को, पढ़िए। टिहरी बांध, जो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था। देखिए नदियों पर बांध बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, बहुउद्देशीय योजनाओं की पूर्ति करने के लिए नदियों पर क्या बनाया जाता है, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हीराकुंड बांध हो गया आपका, टिहरी बांध है, इस तरह से ना, मतलब बहुत सारी नदियों में बांध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, एक तो सिंचाई करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, बिजली का उत्पादन करने के लिए बनाया जाता है, और जहाँ पर जल का अभाव है, जल का पूर्ति के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि टिहरी बांध जो है ना उत्तराखंड में है, ये बात याद रखेगा। टिहरी बांध जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, और कहाँ है, तो उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बांध बनाने का उद्देश्य क्या है,
बिजली का उत्पादन करना, ठीक है, ये भी ठीक है, बिजली का उत्पादन करने के लिए भी बांध बनाते हैं, ठीक है। भूमि का सिंचाई करना, ये भी ठीक है। जल आपूर्ति करना, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, जैसे राजस्थान वाला इलाका हो गया, उसमें क्या होता है कि जल की कमी, तो वहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए ना जल को भेजा जाता है, किसी अन्य राज्य के द्वारा जल को भेजा जाता है। जैसे उत्तराखंड में टिहरी बांध है आपका, उसके बाद क्या बोलते हैं पंजाब और इसके बीच जो है कौन नांगल बांध है, कौन नांगल बांध भी ना पंजाब और इसके बीच में है, ठीक है। उसी तरह से मतलब बांधों को बनाया क्यों जाता है कि बहुत सारे उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति के लिए बांधों को बनाया जाता है। तो इनमें से सब सही है, ठीक है, इनमें से सब क्या है, सही है। बिजली का उत्पादन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, जल आपूर्ति के लिए, इनमें से सारा ऑप्शन जो है क्या है, सही है हमारा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे 5 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है 2026 में भी आपका एग्जाम में आएगा, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप लोगों को कैसे किस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे ट्रिपल आर के बारे में, ट्रिपल आर के बारे में जानते हैं ना, ट्रिपल आर का क्या मतलब होता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। ट्रिपल आर का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक है, क्या होता है इसका, ट्रिपल आर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। रीयूज होता है, रिसाइकल होता है, बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होता है, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ की नई अवधारणा क्या, पुनः उपयोग, ठीक है, रीयूज, दोबारा से उसको फिर इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं साथियों, क्या है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न को देखिए, आप लोग पढ़िए और कमेंट में अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए क्या है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा। जानते हैं आप लोग नवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे फिर भी वो संसाधन जो है क्या होगा, खत्म नहीं होगा। मतलब ये क्या होता है, क्षय नहीं होता है, खत्म समाप्त नहीं होता है। मतलब ये ऐसा संसाधन है जिसको कितनों बार इस्तेमाल कर लीजिए ये समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसका भंडार जो है ना असीमित भंडार है, ठीक है, इसलिए कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है और इसको गैर परंपरागत संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कोयला जो है, देखिए कोयला का एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा ना, फिर इसको बनने में लाखों साल लग जाएंगे, करोड़ों साल लग जाएगा, ठीक है। तो कोयला जो है नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। वन जो है आपका, ये क्या है, वन जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। वन क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। वन हो गया आपका, उसके बाद जल हो गया आपका, सूर्य हो गया आपका, ये सब कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 बनाना पड़ता है। आज 50 क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, बाकी के 30 क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप लोग, 7 नंबर जो प्रश्न है उसको पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को पढ़ा जाए पहले, क्या है प्रश्न, आप लोग पढ़ लिए होंगे। क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस या गोबर गैस। इसका मुख्य घटक क्या, मीथेन होता है ना, मीथेन को क्या बोलते हैं, गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक बोलते हैं। ये जो मीथेन गैस है, ये जो है ना, मीथेन गैस जो हाइड्रोकार्बन है ना हमारा, हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला सदस्य होता है, ठीक है। एल्केन का सबसे पहला सदस्य होता है ये, इसको सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जो है ना, ये हमारे पेट में होता है। मतलब क्या होता है, अधिक तला भुना भोजन खाने से भी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि भूखे पेट हम लोग सो जाते हैं, मतलब खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हमारे पेट में मतलब HCl अम्ल है वो ज़्यादा मात्रा में बहना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। HCl अम्ल का स्राव अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ना हमको अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो कम भोजन खाने से भी अल्सर होता है, कम भोजन खाने से भी क्या होगा, अल्सर होगा। समय पर नहीं खाना, कम भोजन खाना, इससे भी क्या होता है, अल्सर होता है, ठीक है। और अधिक तला भुना तेल वाला सामान खाने से भी क्या होता है, अल्सर होता है। आजकल लोग देखते हैं ना, फास्ट फूड आइटम ज़्यादा खाते हैं, इससे अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए साथियों आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न को, क्या है 9 नंबर प्रश्न, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो किरण है ना, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरणपुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। अच्छा एक बात और है, किरणों के समूह में क्या होता है, प्रकाश होता है ना, तो उसको प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। किरणपुंज कहो या प्रकाश पुंज कह सकते हैं हम लोग। मतलब इसका आंसर जो है ना आपका सी हो सकता है, ठीक है, सी भी हो सकता है। अगर सिर्फ कहे कि किरणों का समूह को किरणपुंज भी कह सकते हैं, प्रकाश पुंज भी, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 10वां प्रश्न को देखिए साथियों। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरणें हमेशा
एक सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है और सीधे धरती पे आ जाती है, ठीक है। जैसे टॉर्च से प्रकाश का किरण निकलता है, सीधे जाता है, तो हमेशा एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें चलती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल के बारे में आपको पूछ देगा कि प्रकाश की चाल कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, आपको पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, हवा में, पानी में, लोहा में या इनमें से सभी। तो देखिए प्रकाश की स्पीड वहाँ पे उतना ज़्यादा, तो हवा में प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन निर्वात से हवा में प्रकाश की स्पीड क्या होती है, कम होती है। इस सब बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो देखिए अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इस सब बात को याद रखिएगा। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, क्या सवाल है 11 नंबर कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण को जो है, तो अवतल दर्पण को किस प्रकार का दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। और अगर लेंस होता तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेंस में उत्तल को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं। इस सब को भी ध्यान रखिएगा। लेंस में अलग हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, और दर्पण में अलग नाम होता है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। क्या है 12 नंबर प्रश्न, देखिए आप लोगों को इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, किस मतलब आप साइंस में किस तरह की तैयारी आप लोग किए हैं। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 12 नंबर, कार की हेडलाइट में, जो कार है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कार है, कार का जो हेडलाइट है, जो भी वाहन है उसका हेडलाइट में किस तरह का दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हेडलाइट बोला है, साइड मिरर के रूप में अगर बोलता तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता, ठीक है। कार का हेडलाइट बोला है, सो सामने वाला लाइट है, कार है, मतलब किसी भी तरह का वाहन का हेडलाइट में जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइड मिरर के बारे में बोलेगा तो उत्तल दर्पण होता हमारा, ठीक है। चलिए आगे 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है 13 नंबर प्रश्न, अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो अवतल दर्पण है आपका, ये अवतल दर्पण है आपका, इसकी फोकस दूरी किधर होगा, बताइए, इधर ही होगा ना, मतलब इधर होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा भाई, माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। और वहीं पर अवतल लेंस अगर पूछ देता आपको तब प्लस में हो जाता, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, मतलब जो जो अवतल में होगा ना उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर अवतल दर्पण में माइनस है तो अगर अवतल लेंस पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस सब बातों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसमें प्लस माइनस में ही थोड़ा गलती हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न में। वैसे और से अवतल दर्पण होता है, दर्पण रहे तो माइनस, लेंस रहे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पढ़िए आप लोग और पढ़ के आंसर देने का भी प्रयास कीजिए। किस दर्पण से हमेशा, हमेशा बोल दिया है, क्या बोल दिया, देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा छोटा बोला है, क्या बोला है, हमेशा छोटा। तो उत्तल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं, जो साइड में आईना लगा हुआ रहता है ना, उससे हम पीछे का कितना बड़ा ट्रक को देख लेते हैं। मतलब वो जो है ना, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के बारे में याद रखिएगा, ये जो किसी भी वस्तु का छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, मतलब तीनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ये छोटा भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, ठीक है। और समतल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा सीधा, ठीक है, और वस्तु के बराबर, ठीक है। तो समतल दर्पण में बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सब बातों को भी आप लोग नोट करके रखिए, याद कर लीजिए, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा पूछ देगा अगला आप लोगों का एग्जाम में कि किस दर्पण से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा, ठीक है, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। तो समतल दर्पण में जो है ना हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अगर आपको ऐसा पूछ दे कि कौन ऐसा दर्पण है जो हम वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथियों। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा,
देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखिए निर्वात जो है विरल माध्यम है, मतलब वहाँ हवा भी नहीं है, तो वायु का स्पीड क्या होगा वहाँ अधिक होगा, सॉरी प्रकाश का स्पीड वहाँ पे क्या होगा अधिक होगा। और वायु जो है, वायु में धूलकण भी है, हवा भी है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो यहाँ पे प्रकाश का जो वायु में प्रकाश का वेग होगा वो कम होगा, चाल क्या होगा कम होगा। तो बोला वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है कम होती है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा क ऑप्शन होगा। क्या पता आपको एग्जाम में ऐसा पूछ देता कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की तुलना में होती है, तो वायु की तुलना में अगर होगा तो निर्वात में ज़्यादा होगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में ही होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जा सकती है प्रकाश, ठीक है, वायु निर्वात में। और अगर वायु में एग्जैक्ट पूछ देगा तो 2,75,000 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला 16 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है 16 नंबर प्रश्न, 40 से 50 क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है, और बाकी का जो है कल का वीडियो में डील करेंगे हम लोग। चलिए क्या है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित, ठीक है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में विभिन्न तरह का गैस है, धूलकण है, तो जब भी प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में आती है, तो तारा से जो प्रकाश निकलता है वो सीधा रेखा में हमारे पास आता है। लेकिन धूलकण और विभिन्न तरह का गैसों का मिश्रण, जलवाष्प, इसके लिए क्या होता है ना कि प्रकाश जो तारा से प्रकाश आता है कभी कभी बुझ जाता है, कभी कभी हमको जलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में वो हमेशा जलते रहता है। क्या होता है कि उसके रास्ते में जो धूलकण आ जाता है, उसके बाद जलवाष्प आ जाता है, जिसके कारण हमको लगता है कि तारे क्या होता है टिमटिमाता है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आपको ये भी सवाल पूछ सकता है प्रकाश के परिकिरण के कारण क्या क्या होता है, तो देखिए दोपहर के टाइम में आकाश का रंग सफ़ेद दिखता है, अच्छा उसके बाद अंतरिक्ष का रंग नीला दिखता है, हमको आकाश का रंग नीला दिखता है, ये प्रकाश का परिकिरण के कारण ही होता है, ठीक है। अच्छा वर्ण विक्षेपण के बारे में जानते हैं। जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, मतलब 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, जिस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इसको वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित है, तो प्रकाश के अपवर्तन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 17 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन है। तो किशोरावस्था में जब कोई व्यक्ति टीन एज जो होता है ना उसमें पहुंचता है ना, तो उसके शरीर में अनेकों तरह के बदलाव आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको, प्यूबर्टी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 18 नंबर प्रश्न, जो 2025 का मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये बात पता चल पाएगा कि प्रीवियस ईयर में साइंस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ना 2025 का, 24 का तो डाल ही दिए हैं, 23 का, 22 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, 17 का, सारा मतलब हर साल का जो साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सेट लेकर के आएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पढ़ते हैं 18 नंबर सवाल को। क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संबंधों में साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो डायफ्राम, कॉपर टी, ये सब है, ठीक है, परिवार नियोजन में ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं साथियों, एटाविज्म का क्या अर्थ है। एटाविज्म जो है इस किसको कहा जाता है, एटाविज्म का क्या अर्थ है, संतति में जनों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, इनमें से सभी। तो देखिए एटाविज्म का मतलब होता है कि कोई भी संतान जब पैदा होगा ना तो माँ बाप के गुण उसमें आ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 के बाद 20 नंबर को देखते हैं साथियों। क्या प्रश्न पूछा गया था, सब बायो का प्रश्न है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। कोई जीव है उसकी जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो किसी भी जीव की जीनी संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, आनुवांशिकता बोलते हैं। क्या देखिए फेनोटाइप बोलते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं या विविधता बोलते हैं। देखिए जीनी संरचना का मतलब समझ रहे हैं कि जैसा माँ बाप है वैसा जो होगा उसके माँ बाप का गुण उसके संतान के ऊपर आ जाएगा, मतलब संतान का गुण भी क्या होगा, माँ बाप से मिलता जुलता होगा, तो इसको आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आनुवांशिकता। इस बात को याद रखिएगा। और आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ये वही जॉन मेंडल है जिन्होंने मतलब मटर के पौधे पर अपना पहला प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 21 नंबर प्रश्न क्या है, क्या प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो इसको डार्विनवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्विनवाद।
चार्ल्स डार्विन ने ना प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन का कहना था कि कोई भी सजीव जब देखिए वातावरण यानी कि मतलब वायुमंडल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेगा तो वो जीव जो है ना धीरे धीरे इस वायुमंडल से, इस पर्यावरण से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक वर्णवाद। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक चयनवाद का जनक या वर्णवाद का जनक अगर आपको पूछे तो क्या होगा, चार्ल्स डार्विन होगा। ठीक है, इसको कहते हैं डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने खोज किया, मतलब ये दिया था प्राकृतिक चयनवाद का खोज और प्राकृतिक वर्णवाद का खोज भी कौन किया था, चार्ल्स डार्विन ने। वो दोनों एक ही चीज़ है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, 22 नंबर प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। ठीक है, रसायन के बारे में आपको बोल रहा है। किसके बारे में, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। देखिए हमारे खेतों में जब कीड़ा उड़ा हो जाता है ना, डीडीटी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डीडीटी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का काम करता है, उसको कहते हैं उत्पादक। अच्छा, अब उस भोजन को खाने का काम कौन करता है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है ना 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत आता है आपका शाकाहारी सब जीव। एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत आता है आपका मांसाहारी जीव। एक होता है तृतीयक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत आता है सर्वाहारी जीव। ठीक है, और लास्ट में एक होता है आपका अपघटक, जो क्या करते हैं कि जो मतलब सड़े हुए चीज़ों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। ठीक है, और मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी साफ हो जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाएगा, शाकाहारी को। ये तृतीयक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये अपघटक है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ओजोन के लिए मेन जिम्मेवार यही है। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है ना, वो छिद्र, ओजोन छिद्र जो है बढ़ते जाता है। इसका मेन कारण क्या है आपका, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जेट इंजनों में पाया जाता है, उपयोग होता है इसका, रेफ्रिजरेटरों में उपयोग होता है, एयर कंडीशनरों में उपयोग होता है, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, CFC जो का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, जेट इंजनों में भी इसका इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी इसका इस्तेमाल होता है और एयर कंडीशनरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, CFC ओजोन छिद्र का जो ओजोन अपक्षय है उसका मेन कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न, लेंस की फोकस दूरी। देखिए आपको यहाँ पे लेंस क्या बोला है, लेंस की फोकस दूरी कितना है, लेंस की फोकस दूरी है f और क्षमता है p। तो आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है ना, p बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/f होता है। p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो f को अगर हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, p इंटू एफ बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, देखिए ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेंस की क्षमता से क्या मतलब है आपका, अगर लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, आपको एक सवाल पूछ दे। देखिए लेंस की क्षमता से मतलब क्या होता है कि कोई भी लेंस जो प्रकाश की किरण आती है उस पर, उस किरण को कितना गुना मोड़ पाता है, या कितना गुना अधिक मोड़ता है, या कितना गुना कम मोड़ पाता है, उसी को कहते हैं हम लोग लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायऑप्टर होता है, इसको भी याद रखना आप लोग। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। चलिए 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है 26, कैमरे का कौन सा भाग, कैमरा जो है ना, कैमरा का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो कैमरा का कौन सा भाग जो है रेटिना की तरह कार्य करता है, ठीक है, कैमरा का कौन सा भाग आँख का रेटिना की तरह काम करता है, तो ये फिल्म। ठीक है, कैमरा में एक भाग होता है फिल्म, जो जैसे किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनता है, और वो प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, वास्तविक होता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। और हमारा दिमाग जो है ना, उस रेटिना से हमारे दिमाग में कनेक्शन होता है। ठीक है, मतलब वो संचार जो है विद्युत आवेगों के द्वारा दिमाग में जाता है, और दिमाग जो है उस वस्तु को सीधा करके दिखाता है, किस कलर में है नहीं है वो कलर को भी दिखाता है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए वैसे भी हमारा आँख जो है कैमरा की तरह काम करता है। तो कैमरा का कौन सा भाग आँख का रेटिना की तरह होता है, तो वो है फिल्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। क्या है 27 नंबर प्रश्न, 27 को पढ़िए। एक स्वस्थ मानव नेत्र, मतलब एक ऐसा मानव इंसान का आँख, ठीक है, जो स्वस्थ है, किसी तरह का उसको बीमारी नहीं है, ना ही निकट दृष्टि है, ना ही दूर दृष्टि है, ना ही जरा दूर दृष्टि है, ना ही मोतियाबिंद है, किसी तरह का बीमारी नहीं है। ठीक है,
तो उसके लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना होना चाहिए। देखिए, एक स्वस्थ आँख है, अगर किसी तरह का रोग नहीं है तो उसका निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और दूर बिंदु जो है अनंत होता है, इसको याद रखिएगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर मतलब सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूरतम जो दूरी है वो अनंत तक होती है, अनंत तक देख सकता है एक आँख, ठीक है। अब वहीं पे अगर निकट दृष्टि हो जाए तो दूर का चीज़ नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि हो जाए तो पास का चीज़ नहीं दिखता है, और जरा दृष्टि दोष अगर हो जाए तो ना ही दूर का चीज़ दिख पाएगा साफ साफ, ना ही पास का चीज़ दिख पाएगा, ठीक है। चलिए आगे 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है 28 नंबर प्रश्न? 28 नंबर प्रश्न को पढ़िए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? देखिए, हम लोगों को यहाँ से देखते हैं तो आकाश कैसा लगता है? नीला। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, और वायुमंडल है तो इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणों का परिकिरणन होता है। देखिए, हमारा पृथ्वी में जो है 71% जल ही जल है, पानी ही पानी है, और उसका तो कोई खास रंग होता नहीं है, लेकिन कैमरा से फोटो वोटो खींचिएगा तो कैसा लगेगा? परावर्तन होने के बाद ना वो हमको नीला टाइप का दिखता है थोड़ा, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण जो है ना हमें, और वायुमंडल में जो प्रकाश का परिकिरणन होता है, परावर्तन अपवर्तन होता है, जिसके कारण से ना हमको आकाश का रंग नीला दिखता है। अगर आपको पूछे कि आकाश का रंग नीला, या कभी कभी दोपहर के टाइम में आकाश का रंग सफ़ेद दिखता है, क्यों? तो बोलेंगे प्रकाश का परिकिरणन के कारण, ठीक है। प्रकाश का परिकिरणन के कारण हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। और वहीं पर कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में गया हुआ है, ठीक है, कहाँ गया हुआ है? अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर तो वायुमंडल होता नहीं है। अब जब वायुमंडल होता नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमको कोई भी मतलब रंग दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? जैसे रात का अंधेरा में, किसी रात का अंधेरा है, मतलब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन कुछ भी नहीं होता है, तो हमको क्या दिखता है? चारों तरफ काला काला ही दिखता है ना। तो उसी तरह से जो अंतरिक्ष यात्री होगा ना, उसको भी आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, सुबह सुबह जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबने वाला होता है, उस समय हमको ना आकाश का रंग थोड़ा सा लाल टाइप का लगता है, जब सूरज उगने के टाइम में और सूरज डूबने के टाइम में। ये भी है प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता। क्या सवाल है? नेत्र की समंजन क्षमता। सबसे पहले समझिए कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता का क्या मतलब होता है? आँख के द्वारा, मतलब आँख की वो क्षमता जिसके कारण वो हमारा आँख जो है फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे हम कोई पास का चीज़ को भी देख लेते हैं, दूर का चीज़ को भी देख लेते हैं, इसी को कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। अब यही जो होगा बुढ़ापा में जाकर के क्या होगा कि हम पलक को ऊपर नीचे भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्या होता है? उस समय जो सिलेरी पेशियां होती है ना, सिलेरी पक्षमावी पेशियां कमज़ोर हो जाती है, और पक्षमावी पेशियां जब कमज़ोर हो जाती है तो समंजन क्षमता क्या होता है? घट जाता है। समंजन क्षमता क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो देखिए, समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या हो जाएगा? हमको जरा दूरदृष्टिता हो जाएगा। मतलब समंजन क्षमता घट जाने से, कम हो जाने से, मतलब आपका जैसे पक्षमावी पेशियां समंजन क्षमता को बरकरार रखती है। अगर पक्षमावी पेशियां शिथिल हो जाए, कमज़ोर हो जाए ना, तो हम लोग ना पलक को अपना झपक नहीं सकते हैं, नज़दीक का चीज़ और दूर का चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमको जो होगा ना, जरा दूर दृष्टि हो जाएगा। और जरा दूर दृष्टि का क्या मतलब होता है कि मतलब हमारे आँख में दूर दृष्टि वाला भी बीमारी हो जाएगा, निकट दृष्टि वाला भी बीमारी हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ना इसको बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना। जरा दूरदृष्टिता का इलाज करने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या होता है? जरा दूरदृष्टिता। और इसका इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बाईफोकल लेंस का, मतलब द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूरदृष्टि के लिए आप लोग जानते हैं उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 30 नंबर प्रश्न? किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अगर सिर्फ प्रतिरोध होता तो ओम होता, यहाँ पे बोल दिया प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधक को लग जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। अगर को लगा हुआ नहीं रहता, सिर्फ प्रतिरोध रहता, तो इसका मात्रक क्या हो जाता? ओम हो जाता। चलिए 30 के बाद 31 नंबर सवाल को पढ़ते हैं साथियों। 40 क्वेश्चन को कर देते हैं आज, ठीक है। 30 के बाद 31 सवाल को पढ़ते हैं। क्या है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो याद रखिएगा, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.23 कैलोरी होती है। इसको याद रखिएगा, 0.23 कैलोरी। कहीं कहीं पे 0.24 कैलोरी भी लिखा हुआ रहता है, इसको भी ध्यान रखना, 23 या 24, ठीक है साथियों। चलिए 23 या ये पॉइंट है, ठीक है, 23 या 24,
चलिए उसके बाद 31 के बाद 32 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टंगस्टन का गलनांक होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश जब आता है, विद्युत धारा जब आता है, प्रकाश नहीं, विद्युत धारा जब आता है तो यह क्या होता है कि टूटता नहीं है, मतलब इतना इसका गलनांक उच्च होता है नहीं, ये जल करके क्या कर देता है, चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, मतलब जलता नहीं है, टूटता नहीं है, ठीक है। इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन जैसा अक्रिय गैसों को मिलाया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा ना, तो जो उसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ होता है ना, उसका क्या हो जाएगा, संचारण हो जाएगा, या उसको कहेंगे उपचयन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो तार क्या होगा, टूट जाएगा, और बल्ब जो है हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो चीज़ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाए। जैसे भोजन ही मान लीजिए, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और वही फ्रीज में रख देंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का संपर्क नहीं मिल पाता है भोजन को, इसलिए 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भोजन ठीक रहता है आपका इसमें, फ्रीज में, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है जितना सही है उतना फिर अब नुकसान भी है, वो चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से लोहे की वस्तुओं पे जंग लगता है, ये सब बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। हम लोगों में तो होता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, मेढक में, पक्षी में या मछली में। तो पक्षी में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मतलब हृदय से ब्लड 2 बार नहीं गुजरता है, ठीक है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, एक बार बोलते हैं उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड, 2 बार नहीं गुजरता है, ठीक है। तो इसलिए पक्षियों में नहीं होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, यूरिया, ठीक है। तो यकृत में, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। और ये जो लीवर है ना, क्या करता है पता है, लीवर को जो है ना यूरिया का फैक्ट्री कहा जाता है। और ये जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर, ग्रंथि बोलेगा तब लीवर। अगर आपको पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है, तो अंग में आपको आंसर आएगा क्या, त्वचा। जो हमारा चमड़ा है, स्किन है, वो सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 34 के बाद 35 नंबर में 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। जो ग्लूकोज है उसका पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है। पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, या हेनले लूप में होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो पूर्ण अवशोषण होता है ना, वो पीसीटी में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन जो है कल का सेशन में करेंगे। तो देख लीजिए साथियों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इस तरह की तैयारी है नहीं है, आप लोग खुद अपना अंदाज़ा लगा लीजिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, ठीक।